धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को दिया तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान, रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,226 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। धनतेरस के पावन पर्व पर पीएम मध्य प्रदेश के 4,51,000 से अधिक लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली शामिल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की हुई शुरुआत। आज धन की देवी लक्ष्मी के साथ धनवंतरी और कुबेर देव की भी की जाती है पूजा। बाजारों में बढ़ी रौनक। आज के दिन लोग जमकर करते हैं खरीदारी। ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक जारी। कंजर्वेटिव नेता ऋषि सुनक ने टोरी नेता बनने के लिए 100 नामांकन की न्यूनतम सीमा को किया पार। वहीं ब्रिटिश मंत्री पेनी मॉर्डौंट भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में कूदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति की घोषणा की। कांग्रेस में पार्टी संविधान संशोधन पर प्रस्ताव पारित किया गया। नए नामों की घोषणा कल नई केंद्रीय समिति के पहले पूर्ण सत्र में की जाएगी। जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू होने की उम्मीद। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 12 के लिए टीमें तय। सुपर 12 के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से जारी। वहीं दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान, रोजगार मेले का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। पीएम मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार के कार्यों में इतनी तत्परता का कारण पिछले 7-8 वर्षों की कड़ी मेहनत है। केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते। जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ एटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की
बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और ड्रोन नीति को आसान बनाया गया है। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है, ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग गांव में रोजगार का एक अच्छा उदाहरण है। गांव में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण का एक और उदाहरण हमारा खादी और ग्रामोद्योग भी है। देश के पहली बार खादी और ग्रामोद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1 करोड़ से अधिक रोजगार बने हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनों की हिस्सेदारी है। असम के गुवाहाटी में रोजगार मेले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नौकरी पाने वाले युवाओं ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। मैं करंटली ग्रेजुएटेड हूँ और मुझे इस साल इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए ग्रामीण डाक सेवक जॉब मिला है और ये जॉब पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरी फैमिली को भी बहुत हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री रोजगार मेला, आई गॉट अपॉइंटमेंट इन CRPF-SI। ये जो रोजगार मेला जो मोदी जी ने दिया है 10 लाख 12 मंथ के लिए जो उन्होंने स्कीम दिया है, इसमें 75,000 जो अभी रिक्रूटमेंट दे रहा है वो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर आवर यंगस्टर हु इज अनएम्प्लॉयड। आई गॉट माय अपॉइंटमेंट थ्रू दिस रोजगार मेला व्हिच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। मैं आसाम से हूँ। मैं आज दूसरा साहब का ये अपॉइंटमेंट मिला हूँ, ये मौका बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वो मौका मेरे को दिया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू चाहता हूँ। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दोहरी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 4,50,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में BTI मैदान सतना में गृह प्रवेशम का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश में अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत और 29 लाख आवास पूर्ण हो गए हैं। इन आवासों पर 35,000 करोड़ से अधिक व्यय हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का कार्य तीव्र गति से हो रहा है और गत 6 माह में ही प्रदेश में 4,51,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में पीएम कराएंगे गृह प्रवेशम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है गरीबों को घर देने के लिए और ये कार्य काफ़ी तीव्र गति से मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। 6 महीने में ही 4,51,000 घर पूर्ण किए गए हैं। आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है।
धनतेरस का त्योहार दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों के लिए माल की बिक्री का एक बड़ा दिन है, जिसको लेकर देश भर के व्यापारियों ने बड़ी तैयारियां की हुई हैं। देश के कुछ हिस्सों में आज भी धनतेरस मनाया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि आज और कल 2 दिनों में धनतेरस के मौके पर देश भर में आज लगभग 15,000 करोड़ रुपए और कल लगभग 25,000 करोड़ रुपए और इस सबको जोड़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए के रिटेल व्यापार का अनुमान है। दिवाली त्योहारों की श्रृंखला में धनतेरस एक अपना विशेष महत्व रखता है। मूल रूप से ज्योतिष के अनुसार और वेद गणना के अनुसार देश में धनतेरस कल मनाया जाएगा, लेकिन देश के बड़े भागों में धनतेरस आज भी मनाया जा रहा है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो धनतेरस पे 2 दिन यानी आज और कल कुल मिलाकर के 40,000 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। देश के व्यापार को और देश की अर्थव्यवस्था को इससे कहीं अधिक वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के धनतेरस के दिन ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर ऐसे अन्य प्रकार के सामान खरीदे जाते हैं जिनको खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना गया है। इसी दिन हम दिवाली में पूजन के देवी देवता और दिवाली पूजन का सारा सामान भी खरीदते हैं। यूपी के मथुरा शहर में दीपावली के पर्व पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा शुरू किए हुनर हाट में विविध संस्कृतियों और हस्तशिल्प कला की झलकियां बिखरी हुई हैं। मिट्टी के दिए और रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती से हुनर हाट गुलजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहेंगे। पीएम के आगमन को लेकर राम की नगरी के आम लोगों में खासा उत्साह है। लोग अयोध्या को सजाने संवारने में जुट गए हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आम जनमानस में भी हर्ष दिखाई पड़ रहा है। कहीं रंगोली बनाई जा रही है तो कहीं मटकों को सजाया जा रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके वेलकम के लिए सारी तैयारी हो रही है। हम लोग ये घड़े बना रहे हैं और हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं राम धुन गाई जा रही है, अयोध्या में चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिख रहा है। अयोध्या वासी जानते हैं कि अयोध्या का जो कायाकल्प हो रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट है कि आ रहे हैं कि कितना भव्य होने वाला है। उस बात से ज्यादा यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। श्री राम की पावन जन्मभूमि में अयोध्या में 23 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक उत्साह से परिपूर्ण है। वो अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए परिपूर्ण है। वह चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार छठे दीपोत्सव में अयोध्या में आएं और इसमें प्रतिभाग करें। बहुत एक्साइटेड हम लोग यहाँ पे हम लोग 16x16 का दिया लगा रहे हैं और मतलब मुझे अपने देश के प्रति बहुत प्यार है और राम जी के प्रति, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। हम सब बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम लोग दिए लगा रहे हैं 16x16 के, और इस बार हम लोग का रिकॉर्ड है कि इस बार अगली बार से ज्यादा हम लोग इस बार दिए लगाए और रिकॉर्ड तोड़े। भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। घाटों की साज सज्जा की गई है। राम की पौड़ी में दीपोत्सव की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान श्री रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। उसके बाद बन रहे मंदिर का निरीक्षण करेंगे और गर्भगृह पर भी पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री रामकथा पहुंचकर दीपोत्सव के दिन श्री राम जी के पूरे परिवार का भी पूजन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मां सरयू की आरती करेंगे और लेजर शो और आतिशबाजी को भी देखेंगे। अयोध्या को सजाने के साथ ही सुरक्षा की भी व्यापक तैयारी की गई है। अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही कारण अयोध्या सुंदर सज धजकर भगवान राम के त्रेता युग की अयोध्या की तरह ही तैयार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान का असर देश के सभी हिस्सों में देखा जा सकता है। इसी कड़ी में भोपाल में स्वच्छता मिशन 2 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे मंडल में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया।
जहां नियमित तौर पर होने वाली रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोच की सफाई के साथ ही परिसर को भी स्वच्छ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद से ही स्टेशनों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा था और आज इसी का परिणाम है कि यहाँ सफ़र करने वाले लाखों यात्री एक बदलाव देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब यात्री भी गंदगी करने या यहाँ वहाँ कचरा फेंकने से परहेज करते हैं। कभी गंदगी से पटी रहने वाली पटरियां भी अब सतत सफाई के कारण पूरी तरह से स्वच्छ नजर आ रही हैं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। मध्य प्रदेश के रीवा में एक भीषण बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 30 पर हैदराबाद से गोरखपुर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई है। बस में ज़्यादातर श्रमिक सवार थे जो दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। हादसे में घायल लोगों को त्योंथर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट संदेश में कहा, मध्य प्रदेश के रीवा में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुए दर्दनाक बस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। इस अत्यंत हृदय विदारक घटना में दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दीपावली के अवसर पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो सेवा रात 10 बजे तक उपलब्ध होगी। दिन के समय सभी मेट्रो लाइनों पर रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य रूप से होगा। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिवाली वाले दिन अंतिम मेट्रो रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सामान्य दिनों में टर्मिनल स्टेशन से आखिरी ट्रेन रात 11:59 पर निकलती है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार दिवाली पर दिन में बाकी दिनों की तरह ही मेट्रो ट्रेन सेवा नियमित समय से सभी लाइनों पर चलेगी। दिवाली के आते ही छठ पर्व की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व की विशेष अहमियत है। डाक विभाग का बिहार सर्किल छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा सामग्री वितरित करेगा।
ये व्यवस्था राज्य के विभिन्न जिलों के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में की गई है। डाक विभाग न केवल बिहार में बल्कि समूचे देश में पूजा सामग्री वितरित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसरो 23 अक्टूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 36 वनवेब उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। इसरो की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसरो ने वनवेब LEO ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के साथ 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जिसे अंतरिक्ष से संचालित किया जाएगा और इससे सरकार, व्यापार और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों की खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीबी को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी के बाद में इस योजना को कई बार बढ़ाया है। ये योजना पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है और उन्हें भूखमरी से बचाया है। लाभार्थी सरकार की इस पहल के लिए प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं। पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों में शामिल पुरुलिया के विकास के लिए केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं चल रही हैं, जिसमें गरीब लोगों को राहत देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शामिल है, जो यहां गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना कोविड महामारी को देखते हुए शुरू की गई थी, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया है। आज ये योजना कई गरीब परिवारों के खाद्यान्न का सहारा बनी हुई है। इससे इनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। इन्हें उम्मीद है कि ये योजना आगे भी जारी रहेगी। हम योजना का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। हमें आटा, गेहूं, चावल मिलता है। इस योजना ने हमारी बहुत मदद की। इसे बढ़ाने से हमें और मदद मिली है। हम केंद्र सरकार से इस योजना को जारी रखने की अपील करते हैं। मैं अभी भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे इस योजना का विस्तार करेंगे। हमें आटा, चावल, गेहूं और चीनी मिलता है। इससे हमें काफ़ी मदद मिली है। क्योंकि हमें राशन से ये चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हमें भोजन की चिंता कम करनी पड़ती है। इससे हमारे जीवन की कठिनाइयाँ कम हुई हैं। हमें चावल, गेहूं और आटा मिलता है। इन्हें प्राप्त करना फायदेमंद रहा है। चीनी, चावल, गेहूं और आटा उपलब्ध है। लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार उसे खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। खाद्यान्न का आवंटन प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार के आधार पर किया जाता है। कभी खाद्यान्न संकट से जूझ रहे जंगल महल के लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से कमाते हैं। अब उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है, जिससे वे अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रति उसका दृष्टिकोण जन केंद्रित बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि R रविंद्र ने कहा कि भारत हमेशा खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित देशों के साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ यूक्रेन को भी मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। India's approach to the Ukraine conflict will continue to be people-centric. On our part, we are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel and of fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. रूस द्वारा यूक्रेन पर ईरान निर्मित ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूरोपीय देशों ने पत्र में कहा कि ईरान ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की मदद की है।
जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन है। वहीं ईरान ने रूस को ड्रोन सहायता की आपूर्ति करने से इनकार किया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने म्यांमार को बड़ा झटका देते हुए ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल किया है। ब्लैक लिस्ट में उच्च जोखिम वाले उन क्षेत्रों को रखा जाता है जहां कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। FATF ने म्यांमार से अक्टूबर 2022 तक अपनी कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है। बता दें कि FATF ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने की कोशिश करती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव नेता और पिछले चुनाव के उप विजेता ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बताया जा रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नियमों के तहत चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी के लिए 100 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मॉर्डौंट ने भी प्रधानमंत्री पद की रेस में अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया है। ICC T20 विश्व कप के सुपर 12 राउंड के लिए 12 टीमों का फैसला हो गया है। एशियाई चैंपियन श्रीलंका, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड, जबकि ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने आखिरी 12 टीमों में जगह बनाने में सफलता पाई है। सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड हैं। वहीं ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे की टीम होगी। आज सुपर 12 राउंड के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और पिछले बार की रनर अप रही न्यूजीलैंड की टीम के बीच मुकाबला जारी है। वहीं दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।